हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज व्यवस्था एवं लक्ष्मीकांत का चैप्टर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, मूल कर्तव्य। मेरा मेन फोकस इस वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझाना है कम से कम समय में, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में मूल रूप से नहीं लिखा गया। उस समय ये बात हो रही थी कि जो कर्तव्य हैं और अधिकार हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए कर्तव्यों को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट बाद में यह महसूस किया गया कि यह एक ऐतिहासिक भूल है, इसलिए मूल कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लिखा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूसी संविधान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। रूस के संविधान से प्रभावित होकर, ठीक है। समाजवादी देशों में ज़्यादातर मूल कर्तव्य पाए जाते हैं, जैसे कि सोवियत संघ था और रूस है। हमारा मेन टॉपिक है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें। तो स्वर्ण सिंह समिति की क्या सिफारिशें थी? 1976 में कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों एवं उनकी आवश्यकता से संबंधित संस्तुति देनी थी। मतलब 1976 में कांग्रेस पार्टी ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इसका मेन काम इसका ये था कि आपातकाल के दौरान इसे मूल कर्तव्यों के बारे में सलाह देनी थी कि कौन कौन से मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में होने चाहिए और उनकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि रीज़न भी तो होना चाहिए कि आखिर ये मूल कर्तव्य क्यों है, भारतीय संविधान में क्यों जोड़े जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से संबंधित इसको सलाह देनी थी, सिफारिश करनी थी। तो समिति ने सिफारिश की कि मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए, अलग से इसको जोड़ा जाए, और नागरिकों को अधिकारों के अलावा कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। इसने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, परंतु इसके कुछ कर्तव्यों को अस्वीकार कर दिया गया और कुछ कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया। तो टोटल लगभग 10 कर्तव्यों को अधिनियम के तहत लागू किया गया था, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इन्हें लागू किया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत इन्हें लागू किया गया है। इसके तहत संविधान में भाग 4 का तथा एक अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। संविधान का भाग जो 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, इसलिए भाग 4 का में जोड़ा गया। और जो अनुच्छेद 51 है वो भी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है और इसलिए इसमें 51 का जोड़ा गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूल कर्तव्यों की सूची। तो 51 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत सभी मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिन्हें हम एक एक करके देखने जा रहे हैं। तो पहला है संविधान का पालन करें। तो सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब संविधान के अंतर्गत वर्णित जितनी भी संस्थाएं हैं या संविधान के अंदर जिन जिन कानूनों का उल्लेख किया गया है उन सभी का पालन करना है, आदर करना है, अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों और को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि जो स्वतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू को भी आप कह सकते हो उच्च आदर्श। तो जितने भी ये उच्च आदर्श थे इनको हमें हृदय में संजोए रखना है, मतलब इनका सम्मान करना है और उनके जो आदेश हैं उनका पालन करना है। तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसका वर्णन हमने प्रस्तावना में देखा है। ठीक है, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी है, मतलब हमें ऐसा कोई काम नहीं करना भारतीय नागरिक को जिससे कि भारत की संप्रभुता मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता पर आँच आए, भारत की एकता में भंग हो, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे भारत के टुकड़े हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना। इन सभी से रक्षा करनी है और भारत को एक बनाए रखना है। अक्षुण्ण बनाए रखने का मतलब है भारत को पूरी तरह एक बनाए रखना है। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, जब कभी भी राष्ट्र को लोगों की ज़रूरत हो, लोगों की सेवा की ज़रूरत हो, तब राष्ट्र सरकार लोगों से कह सकती है कि आइए राष्ट्र की सेवा कीजिए।
तो लोगों को मना नहीं करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की सेवा करें जब हमें आह्वान किया जाए। 5वां कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब बिना भेदभाव के पूरे भाईचारे का माहौल बनाएं और उन प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ऐसी जितनी भी रूढ़िवादी प्रथाएं हैं जो कि स्त्रियों को सम्मान नहीं देती हैं, उनके विरुद्ध हैं, तो उनका त्याग करें। ये कर्तव्य है। चौथा है हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जो हमारी संस्कृति है उसको बेकार ना समझें, उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, उसकी रक्षा करें। 7वां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। मतलब जो प्राकृतिक पर्यावरण है भारत का, उसकी रक्षा करनी है, ये कर्तव्य है। और उस प्राकृतिक पर्यावरण में वन आते हैं और वन्य जीव आते हैं, झीलें हैं, नदियाँ, ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण। और उसमें वृद्धि करें, संवर्धन का मतलब वृद्धि करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। 8वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है कि किसी भी बात को हमें ऐसे ही मान नहीं लेना है, पहले उसके तर्क वितर्क करने हैं। जैसे कि हमें रीज़न ढूंढना है कि कोई चीज़ ऐसी क्यों है, कैसे है, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। मानववाद का विकास करें। मानववाद का मतलब है कि सभी इंसानों को समान समझा जाए, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। ज्ञान अर्जन का तथा सुधार की भावना का विकास हो, जितना अच्छा ज्ञान हो सके, जितना ज़्यादा ज्ञान पाया जा सके, उसकी भावना हो उनके अंदर। सुधार अपने में जितना किया जा सके, ऐसी भावना रखें। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकारी संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब जब लोग आगे बढ़ेंगे तभी तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राष्ट्र ऊंचाइयां छुएगा। 11वां कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब सभी भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। इस प्रावधान को 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं। तो मूल कर्तव्यों की क्या विशेषताएं हैं? अब देखो, जो ये कर्तव्य हैं इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। नैतिक कर्तव्य जैसे कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे उच्च आदर्श हैं उनका सम्मान करना एक नैतिक कर्तव्य है। परंतु जैसे कि जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका सम्मान करना ये नागरिक कर्तव्य हैं। अब नैतिक कर्तव्य को आप समझ सकते हो कि मन में हमें अच्छी भावना रखनी है, वो हमारे नैतिक कर्तव्य हो गए। अब नागरिक कर्तव्य में जैसे कि हमें कुछ गलत नहीं करना है, अब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को जला नहीं सकते, तो ये हमारे नागरिक कर्तव्य है कि हमें उसे जलाना नहीं है, उसका सम्मान करना है। ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित हैं। अब जो ये कर्तव्य हमारे लिखे हैं ये भारतीय परंपरा से ही तो संबंधित है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, संस्कृति की रक्षा करनी, ये सब भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से ही संबंधित है। तो ये भी एक विशेषता है। ये केवल नागरिकों के लिए है और जो ये कर्तव्य हैं वो किसे मिले हैं? सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए। जबकि जो मूल अधिकार हैं उनमें से कुछ मूल अधिकार तो ऐसे हैं जो विदेशियों को भी बराबर प्राप्त हैं। ये गैर न्यायोचित हैं। मतलब इनके हनन के समय हम न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय कुछ भी नहीं करेगा, संसद प्रावधान बना सकती है इनके संबंध में। मूल कर्तव्यों की आलोचना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूल कर्तव्यों की आलोचना। तो कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है।
अब लोगों का कहना था कि इसमें और भी कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि टैक्स देना, मतदान देना, ये भी कर्तव्य होना चाहिए लोगों का। इसलिए लोगों का कहना है, आलोचकों का कहना है कि सूची पूर्ण नहीं है। और दूसरी बात है कि अस्पष्ट, बहुअर्थी एवं आम नागरिकों के लिए समझने में कठिन है। जैसे कि उच्च आदर्शों का वर्णन किया गया है, तो वो थोड़ा अस्पष्ट है, आम लोगों के समझने में थोड़ी कठिनाई पैदा होती है। गैर न्यायोचित है। अब न्यायालय में नहीं जा सकते और न्यायालय कुछ नहीं कर सकता इसके संबंध में, जिसके चलते आलोचकों ने इसे नैतिक आदेश करार दिया। बस ये एक नैतिक भावना के अंतर्गत ही आता है। और आलोचकों का कहना था कि इसे भाग 3 में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, उसी के बगल में भाग 3 में मूल कर्तव्यों का भी वर्णन किया जाना चाहिए था। और अगर इसे भाग 4 में अगर इसे रखा गया है तो इसका मतलब है कि इसके महत्व को कम किया जा रहा है, लोगों का ये भी कहना था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूल कर्तव्यों का महत्व। तो मूल कर्तव्यों का आखिर क्या महत्व? अभी तो हमने आलोचनाएं देखी, अब इसका महत्व भी देख लेते हैं कि क्या महत्व है इसका। तो देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। जो ये मूल कर्तव्य हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। नहीं तो कई बार तो हम भूल जाते हैं ना कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, और ये हमें टाइम टू टाइम याद दिलाते रहते हैं कि ये हमारे कर्तव्य हैं। राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। कभी भी हम कोई समाज विरोधी या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने जा रहे हैं तो हमें ये चेतावनी देते हैं कि ये आपका कर्तव्य नहीं है, तो आप ऐसा मत कीजिए। तो एक तरह से चेतावनी भी देते हैं और सजा का प्रावधान संसद कर सकती है। नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत। अब इसमें कहा गया है कि नागरिकों को उन्नति की ओर बढ़ना है, अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, तो ये एक तरह से नागरिकों को प्रेरणा देता है। अदालतों को किसी विधि की संवैधानिकता, वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। जो ये कर्तव्य हैं वो जो न्यायालय है उसकी भी कई बार सहायता करते हैं। ऐसा कोई कानून है जो वो उसके समझ नहीं आता तो कई बार वो इनसे हेल्प लेके उसकी संवैधानिकता, किसी कानून की संवैधानिकता देखती है कि क्या ये लीगल है, सही है, परीक्षण करती है। तो ये अदालतों की सहायता भी करते हैं, ये महत्व है इनका। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। जो मूल कर्तव्य हैं वो कानून के द्वारा लागू भी किए जाते हैं। इन्हें अभी हम आगे देखेंगे। तो इससे हमें समझ में आ गया कि मूल कर्तव्यों का कितना महत्व है। मूल कर्तव्य का महत्व यह भी है कि अभी तक उसे किसी सरकार ने ख़त्म नहीं किया, बल्कि 2002 में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्मा समिति की टिप्पणियाँ। तो वर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की। इसने कुछ कर्तव्यों की पहचान की और इसने क्या किया, मेन कार्य इसका ये था, कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था। अब ऐसा देखा गया ना कि कुछ लोग मूल कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, तो उनके विरुद्ध कुछ कानून लाया जाए, तो उससे संबंधित है ये वर्मा समिति। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। अब राष्ट्र गौरव अपमान निवारण जो अधिनियम है, ये जैसे कि अगर आपने या किसी ने संविधान का पालन नहीं किया तो उसे इस अधिनियम के तहत सज़ा दी जाएगी। तो इसमें मेनली आप देख रहे हो कि कानून व्यवस्था लागू हो रही है उनके विरुद्ध जो कि कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। इसमें इसी तरह से बहुत सारे कानून बताए गए हैं। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल, वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को, जैसे कि आपने देखा होगा ना, बहुत लोग दंगा फैलाते हैं, भेदभाव फैलाते हैं लोगों में, हिंदू मुस्लिम ये सब करते हैं। तो ऐसी अफवाह फैलाना, विभेद का प्रचार करना, तो ये सब चीज़ें करने वालों को कई आपराधिक कानूनों के तहत सज़ा दी जाती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मूल कर्तव्यों का पालन ना करने पर हमें सज़ा दी जाती है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। ये अधिनियम जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। तो वर्मा समिति ने क्या किया कि सभी कानूनों को जो कि मूल कर्तव्य के विरुद्ध बनाए गए हैं उनको एक तरह से व्यवस्थित कर दिया। मेन कार्य इसका ये था। भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त, अभ्यारोपण का मतलब दोष और अभिकथन का मतलब इल्ज़ाम दंडात्मक अपराध होगा।
मतलब भारतीय दंड संहिता ये घोषणा करती है, देश को तोड़ने की जो जितनी भी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ दंड दिया जाएगा। इसी प्रकार है क्रियाकलाप अधिनियम 1976। इसमें क्या किया गया, जितनी भी सांप्रदायिक संगठन थे उन्हें गैर कानूनी करार दिया गया, इलीगल। जितनी भी सांप्रदायिकतावाद फैलाने वाले संगठन थे उन्हें गैर कानूनी कह दिया। इसी तरह एक दो इसमें और अधिनियम दिए गए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहिए। थैंक यू।